डोमेन नंबर 3 सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग। इसके अंदर हम एक्सेस एंड मिटिगेट दी वल्नरेबिलिटीज़ ऑफ सिक्योरिटी आर्किटेक्चर्स देखेंगे। अब ये लेक्चर मोस्टली डिपेंड करता है कि हमारे पास किस किस किस्म की चीज़ें हैं और उसके साथ क्या क्या हमारे पास नेटवर्क पे इश्यूज़ आ सकते हैं उनके सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पे या उनके मॉडल के बारे में, उन्हें एक्सेस करने में और उसे हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं आइडेंटिफाई एंड फिक्स द वल्नरेबिलिटीज़। जो भी आपको नज़र आती हैं कोवर्ट चैनल्स, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, ये कोई भी हिडन कम्युनिकेशन होता है विद इन लेजिटिमेट चैनल्स, जैसे कि आपका एक कोई भी ट्रैफिक ट्रांसफ़र हो रहा है नेटवर्क के ऊपर, उस पैकेट के अंदर कोई हेडर ऐड ऑन हो जाएगा और वो हेडर फिर एक प्रॉपर कम्युनिकेशन के थ्रू जाता है। हम जब तक डेटा लॉस प्रिवेंशन को अपने सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हम इन चीज़ों को नहीं पकड़ सकते, इसीलिए इन हिडन कम्युनिकेशंस को देखना होता है। अब रूट किट होती है एक स्मॉल प्रोग्राम दैट कैन गेट एडवर्सरी रिमोट एक्सेस और कंट्रोल ओवर ए कंप्यूटर। कोई छोटी सी एप्लीकेशन एंड मेलवेयर टाइप आपके साथ किसी भी तस्वीर या किसी भी अटैचमेंट के साथ ईमेल के थ्रू आ जाता है, वो इंस्टॉल हो जाता है और वो फिर रिमोट कंप्यूटर्स को एक्सेस या रिमोट जो भी उसका मास्टर है उसे एक्सेस देता है कि वो आपके नेटवर्क के ऊपर कोई भी कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकता है और उसे इंस्ट्रक्शंस दे सकता है। रेस कंडीशंस होती हैं फ्लॉ इन द सिस्टम वेयर द आउटपुट ऑफ एन एक्टिविटी इन एक्सपेक्टेडली टाइड टू द टाइमिंग ऑफ अदर इवेंट्स। अब इसके अंदर आप इस तरह देखें कि अगर आपने एक चीज़ की टाइमिंग नोट करनी है तो उसके अंदर दो किस्म की टाइमिंग आती है। एक टाइमिंग आती है जब वो एप्लीकेशन यूज़ हुई है और एक टाइमिंग आती है जब उसे एक्सेस किया गया है। तो इन दोनों के बीच में फ़र्क होता है, या वो लास्ट टाइम यूज़ कब की गई है। तो सिस्टम्स की उस किस्म के डेटा के साथ मैनिपुलेट किया जाता है जहाँ पे आपको ये समझना मुश्किल हो जाए कि ये सिस्टम एप्लीकेशन एक्सेस हुई थी सिर्फ, या फिर ये ओपन भी हुई और इसे यूज़ किया गया है। स्टेट अटैक्स होते हैं कि सेशन हैंडलिंग हो गई, कि अगर एक सेशन कम्युनिकेशन का आपके बैंकिंग चैनल के साथ बना हुआ है तो उस सेशन को हाईजैक कर लिया जाता है और फिर उसके थ्रू आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उन्हें देखा भी जा सकता है और समटाइम्स उसी सेशन को यूज़ करते हुए वो आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं। एमिनेशंस होते हैं अनऑथराइज्ड डेटा कैप्चर फ्रॉम कोएक्सियल केबल्स और सीआरटी मॉनिटर्स। हमारे पास जो पहले सीआरटी मॉनिटर्स होते थे उसके अंदर से जो लाइट एमिट हो रही होती थी, जो डेटा निकल रहा होता था, उस डेटा को थ्रू डिफरेंट मींस कैप्चर किया जा सकता था और उसे देखा जा सकता था कि एक्चुअली किस किस्म की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हुई थी उस मॉनिटर के ऊपर। इसी तरह कोएक्सियल केबल्स के ऊपर भी एक डिवाइसेस होती हैं जिसके थ्रू उनकी जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है उसकी के सिग्नल्स को डिटेक्ट करके उस डेटा को डिसाइफर किया जा सकता है कि किस किस्म की कम्युनिकेशंस हो रही हैं। नाउ क्लाइंट बेस्ड सिस्टम्स के अंदर जब हम बात करते हैं तो हमारे पास उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम टेस्टिंग आ जाती है, नेटवर्क स्निफर्स आ जाते हैं, कोड रिव्यूज़ और पेनिट्रेशन टेस्टिंग वगैरह जब हम करते हैं तब हम अपने क्लाइंट बेस्ड सिस्टम्स के बारे में इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं कि वो 100% सिक्योर है। अब पेनिट्रेशन टेस्टिंग का कंप्लीट कोर्स हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, अगर आप वो देखना चाहें तो डिफरेंट पेनिट्रेशन टेस्टिंग्स भी हमने करके दिखाई हुई हैं और हमने दिखाया है कि किस तरह ये सारा कुछ चलता है। अब उसके अंदर जब हम देखते हैं तो हमारे पास आता है कि डेटा एंड फाइल सिस्टम्स है, कि जैसे कि कोई भी चीज़ टेम्परेरी फाइल्स या कैशे फाइल्स आपके कंप्यूटर के अंदर रह जाती हैं, उन चीज़ों को देख के उससे इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है। डेटा एंड मेमोरी, क्योंकि जब भी आप अपने कंप्यूटर में यूज़ करते हैं रैम को, तो कुछ जो डेटा जो आपको फ्रीक्वेंटली चाहिए होता है, जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं, वो उसके अंदर स्टोर होता है। तो हम फोरेंसिक्स के अंदर उस रैम के अंदर भी जो डेटा है उसे भी निकालते हैं। अब फोरेंसिक्स के ऊपर भी एक कंप्लीट कोर्स हमारे चैनल के ऊपर है, आप वो फॉलो कर सकते हैं कि किस तरह डेटा फोरेंसिक्स होती है। अनप्रोटेक्टेड लोकल डेटा, जो भी कोई डेटा आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर है जो कि एनक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं है, उसे वहाँ से चोरी किया जा सकता है। जैसे अगर एक पीसी ऑफ है या लैपटॉप ऑफ है, अगर आप उसकी हार्ड डिस्क निकालेंगे और उसे किसी और कंप्यूटर के ऊपर लगाएंगे तो आप इजीली उसका डेटा रीड कर सकते हैं क्योंकि वह एनक्रिप्टेड नहीं होता। वनरेबल एप्लेट्स होती हैं, कोई भी जावा एप्लेट्स हैं जो कि ब्राउज़र्स के अंदर रन होती हैं, वो सर्टेन इन्फॉर्मेशन अपने अंदर रख लेती हैं। अब उसके अंदर से भी डेटा लीक हो जाता है।
वीक कम्युनिकेशन होता है कि डेटा बिटवीन टू नोड्स विदाउट एनक्रिप्शन, कि जब भी आपकी एंड टू एंड एनक्रिप्शन नहीं है, आपका डेटा जब एक आपके नोड से निकला है वो एनक्रिप्टेड नहीं है और अदर एंड पे भी जब पहुंचा है वो एनक्रिप्टेड नहीं है, तो इस डेटा को कैप्चर किया जा सकता है। वायरशार्क हम यूज़ करते हैं उसके लिए, डेटा कैप्चर के लिए, और वो क्लियर टेक्स्ट कम्युनिकेशन जितने भी ऑथेंटिकेशन आपके डेटाबेस के ऊपर और मशीन के ऊपर हो रही है वो सारी उसके ऊपर आप देख सकते हैं। वीक ऑथेंटिकेशन है कि अगर आप कोई वीक ऑथेंटिकेशन मेथड्स यूज़ कर रहे हैं बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, उन्हें भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। फिर हमारे पास सर्वर बेस्ड सिस्टम्स आते हैं जिसे हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स भी कहते हैं। इसके अंदर अगर हमारे पास वीक एक्सेस परमिशंस हैं कि हमने हर एक को एक्सेस दी हुई है और हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है, यूज़र्स आ रहे हैं जा रहे हैं, हम कभी भी उसे नोट नहीं कर रहे हैं, तो इसे हम एक्सेस फ्रॉड भी कहते हैं कि फैली नहीं है सारी इन्फॉर्मेशन और हमें कुछ नहीं पता कि कौन किसके पास किस किस्म की परमिशन हैं। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बात की थी कि नीड टू नो होना चाहिए कि वो यूज़र सिर्फ उस सूरत में उस चीज़ को एक्सेस करे जब उसको उसकी ज़रूरत है, अदरवाइज़ उसे उस चीज़ को एक्सेस नहीं करनी चाहिए, रिगार्डलेसली अगर उसके पास उसे यूज़ करने की परमिशन है तब भी। रिटेंशन ऑफ सेंसिटिव डेटा, कीपिंग सेंसिटिव डेटा ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कभी भी रिकमेंडेड नहीं होता। हमारे पास डेटा वेयर हाउसिंग सोल्यूशंस होते हैं जब हम अपने डेटा को एक्टिव सिस्टम से मूव कर देते हैं किसी सेकेंडरी सिस्टम्स के ऊपर, ताकि हमारा अगर डेटा कभी भी कोई किसी किस्म की पेनिट्रेशन या कुछ हो तो आपका जो सेंसिटिव डेटा है वो लीक नहीं होनी चाहिए। एग्रीगेशन और पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन जो होती है वो डेटा वेयर हाउस है विद वीक कंट्रोल्स, ये गोल्ड माइन होती है क्योंकि हम डिफरेंट सिस्टम से डेटा इकट्ठा कर रहे होते हैं। जैसे किसी भी यूज़र बिहेवियर के बारे में, तो जितने भी सिस्टम से हमें डेटा मिलता है वो हम इकट्ठा करके एक जगह पे जमा कर लेते हैं जिसे हम डेटा वेयर हाउस कहते हैं, ताकि हम उसके ऊपर किसी भी किस्म की स्टैटिस्टिकल एनालिसिस या कैलकुलेशंस कर सकें, ताकि हम पैटर्न लोगों के देखें। ये चीज़ें यूज़ होती हैं जनरली इन मार्केटिंग या ओवरऑल लोगों का माइंडसेट देखने के लिए, ताकि बेटर स्ट्रेटजीज़ इन द लॉन्ग टर्म बना सकें। अब क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम जो हमारे पास हैं उनके अंदर प्रॉब्लम्स क्या होती हैं कि अगर आप कोई आउटडेटेड एल्गोरिदम्स यूज़ कर रहे हैं, डेवलपर्स यूज़ कर रहे हैं और रोबस्ट एनक्रिप्शन वगैरह नहीं यूज़ की है तो वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं। इसीलिए आपको कॉन्स्टेंटली एवरी ईयर उसे रिव्यू करना होता है कि जो एल्गोरिदम आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर अगर कोई नॉन वनरेबिलिटी आ गई है तो गेट रिड ऑफ इट और एक बेटर एल्गोरिदम यूज़ करें। अनटेस्टेड एल्गोरिदम है कि आप अगर कहते हैं कि ठीक है मैं अपना एल्गोरिदम बनाना चाहता हूँ, वो मैं यूज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि वो एल्गोरिदम टेस्टेड नहीं होता है तो उसके अंदर हाई चांसेस होते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। इसीलिए बेहतर ये होता है कि आप वो एल्गोरिदम्स यूज़ करें जो कि पब्लिकली टेस्टेड हों। फेलियर टू एनक्रिप्ट द एनक्रिप्शन कीज़, जिस तरह आप डेटा एनक्रिप्ट करते हैं उसी तरह आपको एनक्रिप्शन कीज़ को भी एनक्रिप्ट करना होता है ताकि आप उसे प्रोटेक्ट कर सकें। वीक क्रिप्टोग्राफिक कीज़ होती हैं टू सिंपल और शॉर्ट कीज़, जो कि एक पब्लिकली नोन एक प्रिंसिपल है कि आपकी जो की है वो एनक्रिप्टेड लॉन्ग होनी चाहिए और डिफ़िकल्ट होनी चाहिए। लूजली प्रोटेक्टेड क्रिप्टोग्राफिक कीज़ लिमिट एक्सेस टू एनक्रिप्शन कीज़ यूजिंग के की और डी के। अब ये एक माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एल्गोरिदम है जो कि यूज़ करते हैं की एनक्रिप्शन की होती है पहले और फिर डेटा एनक्रिप्शन की होती है। अब की एनक्रिप्शन की क्या करती है कि ये आपके पासवर्ड को लेके उसकी एक क्रिप्टोग्राफिक की जनरेट करती है और उस की को यूज़ करते हुए आपके डेटा को एनक्रिप्ट करते हैं। तो इस तरह अगर आप डिफरेंट कीज़ यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट चीज़ों के लिए तो देयर आर हाई चांसेस कि आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। इसके बाद हमारे पास क्लाउड बेस्ड सिस्टम्स आते हैं जिसके अंदर हमारे पास सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है और इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस है। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस इज़ लाइसेंस्ड ऑन ए सब्सक्रिप्शन बेसिस एज ए सेंट्रली होस्टेड, कहीं भी आप होस्ट कर सकते हैं उसे। उसके अंदर क्या होता है कि आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं जैसे कि एप्लीकेशन हैं, डेटा, रन टाइम, मिडलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज एंड नेटवर्किंग, ये सारी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कोई भी आप क्लाउड बेस्ड सर्विस यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप ऑफिस 365 यूज़ कर रहे हैं या आप सेल्स फोर्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें उनके सर्वर्स के ऊपर होस्टेड होती हैं। आपको एक सिर्फ सब्सक्रिप्शन मिलती है और आप और आपका डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन उस चीज़ को रिमोटली एक्सेस करता है, वेयर यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डवेयर अपग्रेड, उसकी मेंटेनेंस, उसकी सिक्योरिटी और वो सारी चीज़ें वो उस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप एक अपफ्रंट फ़ी पे कर रहे होते हैं जिसके अगेंस्ट आपको वो सारी सर्विसेज मिल जाती हैं।
अब प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के अंदर होता है कि कस्टमर्स कैन डिप्लॉय सपोर्टेड एप्लीकेशंस टू द प्रोवाइडर्स क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके अंदर आपके पास जो चीज़ को आपने मैनेज करना होता है वो आपकी एप्लीकेशंस और डेटा है। बाकी रन टाइम, मिडलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज एंड नेटवर्किंग, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की, जिसे हम CSP भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनके साथ आती हैं। अब आप अगर एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, आप पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप नहीं करना चाहते, तो आप उनकी सर्विसेज को यूज़ करेंगे और आप अपनी एप्लीकेशंस डिप्लॉय कर देंगे। अब क्लाउड बेस्ड सिस्टम्स के अंदर आपको ये देखना होता है, जैसे हमारे पास डिफरेंट क्लाउड सर्विसेज हैं, जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट का भी है, हमारे पास VMware का भी है, गूगल का भी है, और इवन इसका VMware का है, तो ओरेकल का डिफरेंट है आपके पास। अब उसके अंदर वो बाज़ ऐसी कुछ फीचर्स देते हैं, जैसे कि गूगल क्लाउड सर्विसेज के ऊपर, कि उनकी जो एप्लीकेशंस हैं वो सिर्फ उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर चलेंगी। तो जब आप कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होते हैं तो आप ये चेक करते हैं कि उसकी क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी है कि नहीं, कि अगर आप एक क्लाउड सर्विस से अपने आप को किसी और क्लाउड सर्विस पे शिफ्ट करना चाहते हैं तो वो पोर्टेबिलिटी ऑफ एप्लीकेशंस होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस होता है, कस्टमर्स हैव कंट्रोल ओवर द डिप्लॉयड एप्लीकेशन एज वेल एज सम कंट्रोल ऑन नेटवर्किंग कंपोनेंट्स या फायरवॉल एट्सेट्रा। अब इसके अंदर आपके पास एप्लीकेशंस, डेटा, रन टाइम और मिडलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह आप मैनेज करते हैं। उनके एंड पे वो वर्चुअलाइजेशन और सर्वर्स की स्टोरेज और नेटवर्किंग वगैरह को देख रहे होते हैं। अब उसके अंदर क्या होता है कि आप पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उनका यूज़ करते हैं टू डिप्लॉय योर ओन एप्लीकेशंस, और आप अपने सारे ऑपरेशंस वहाँ से रन करते हैं। अब क्लाउड बेस्ड सिस्टम्स के पास हमारे पास डिप्लॉयमेंट मॉडल्स भी आते हैं, जो हम पब्लिक क्लाउड कहते हैं, कम्युनिटी, प्राइवेट एंड हाइब्रिड। अब पब्लिक क्लाउड होता है ओपन टू यूज़ टू जनरल पब्लिक, ओन्ड एंड मैनेज एंड ऑपरेटेड बाय थर्ड पार्टी। कोई और मैनेज कर रहा है, आपने सिर्फ उसकी सर्विसेज ली, जैसे कि हमने ऑफिस 365 की एग्जांपल दी थी। कम्युनिटी क्लाउड होता है यूज्ड एक्सक्लूसिवली बाय स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। एक है जो कि आपको जगह मिली होती है कि आप अपने जितने भी ऑपरेशन हैं वहाँ से क्लाउड से सर्विसेज अपनी रन करते रहेंगे। प्राइवेट क्लाउड होता है एक्सक्लूसिवली बाय सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हो सकता है कि आपने एक अपना क्लाउड बनाया हुआ है, वो सिर्फ आपके विद इन इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है, या आपके पास कोई भी आपने क्लाउड सर्विस ली हुई है जो कि एक्सक्लूसिवली सिर्फ आप लोगों के लिए है, वो आप खुद भी मैनेज कर सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी भी कर सकती है। अब हाइब्रिड क्लाउड जो है ये मिक्सचर होता है पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड, जैसे कि आप कुछ चीज़ें अपने पास रखना चाहते हैं प्राइवेट क्लाउड में, कुछ चीज़ें रखना चाहते हैं पब्लिक क्लाउड में। अब प्राइवेट क्लाउड के अंदर आपके ADFS हो गए, एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज वगैरह हो गई, वो आप अपने ही प्रेमिसेस पे करना चाहते हैं, और आप एक पब्लिक क्लाउड के ऊपर बाकी चीज़ें डाल रहे हैं, तो आपकी ऑथेंटिकेशन आपके प्राइवेट क्लाउड से होगी थ्रू VPN। वो दोनों कनेक्ट करते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड, और वो फिर उसके अंदर उनकी कम्युनिकेशन हो जाती है। नाउ कंटेनराइजेशन एक नया कंसेप्ट है, जिसके अंदर आप कोई भी एप्लीकेशन जो डेवलप करते हैं उसके अंदर आपको डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स नहीं चाहिए होते, आप उसके अंदर उसे कंटेनराइज कर देते हैं कि एक एप्लीकेशन एक अपने कंटेनर के अंदर चलेगी और ऑपरेटिंग सिस्टम एक रहेगा। तो जिस तरह हम वर्चुअलाइजेशन के अंदर करते हैं कि हमारे पास डिफरेंट सर्वर्स होते हैं और हर एक डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो अपनी कैपेसिटी के अंदर रन कर रहा होता है। कंटेनराइजेशन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम एक होता है, लेकिन हम एक एप्लीकेशन को उन कंटेनर्स के अंदर स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये इसके अंदर रन करेगी और इससे दूसरी एप्लीकेशन अफेक्ट नहीं होंगी। अब इसके अंदर हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के फ्लॉज होते हैं, कंटेनर इंजन्स के होते हैं कि वो एक दूसरे से देख रही हैं कि नहीं, किसी का डेटा किसी के साथ लीक तो नहीं हो रहा, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कोई इशू तो नहीं है, उसके पास एक्सेस मैनेजमेंट राइट्स क्या हैं और उनके ऑपरेशंस आपस में कैसे चल रहे हैं, उसे मॉनिटर किया जाता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। और इस चीज़ को मेक श्योर किया जाता है कि जो भी डेटा उनसे जनरेट हो रहा है वो किसी भी तरह किसी और एप्लीकेशन के साथ लीक नहीं हो रहा या उन्हें शो नहीं हो रहा। इसके पास हमारे पास आता है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, यूज़ ऑफ सुपर कंप्यूटर्स और ग्रिड कंप्यूटिंग को यूज़ किया जाता है टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। इंटेंसिव प्रोसेसिंग पावर जहाँ पे हमें चाहिए होती है, जैसे सिस्मिक रिसर्च है, या हम क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करते हैं, या हम किसी भी किस्म की ह्यूज कैलकुलेशंस करते हैं, उसके अंदर हमारे पास हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग यूज़ होती है। अब यूजुअली हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर्स वगैरह के अंदर आप देखेंगे कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है वो हमेशा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नाउ एज कंप्यूटिंग के अंदर होता है कंप्यूटिंग रिसोर्सेज आर डिप्लॉयड नियर टू द एजेस ऑफ द एनवायरनमेंट क्लोज टू वेयर द डेटा इज एक्वायर्ड फ्रॉम आउटसाइड। जब हम इसकी एज कंप्यूटिंग की बात करते हैं
तो आप वेयर हाउसिंग सॉल्यूशंस की बात कर देते हैं, जैसे DHL है हमारे पास, UPS है, RMX है, या इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, जहाँ पे एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा चाहिए होता है और वो कॉन्स्टेंटली फीड हो रहा होता है। तो एज कंप्यूटिंग रिसोर्सेज क्या होती हैं, दे आर डिप्लॉयड एट द एजेस ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। एज कंप्यूटिंग इज ऑल अबाउट सर्वर प्लेसमेंट इन द नेटवर्क टू रिड्यूस द लेटेंसी एंड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। तो वो जो सिस्टम्स होते हैं वो सारा डेटा इकट्ठा कर रहे होते हैं किसी भी IoT डिवाइसेस की तरफ से, और वो सारा कॉन्स्टेंटली अपडेट हो रहा होता है टू दी डेटा सेंटर्स। तो उन्हें डेटा सेंटर्स को डिफरेंट नोड से डेटा इंडिविजुअली कलेक्ट नहीं करना होता। जो एज कंप्यूटिंग सिस्टम्स होते हैं वो वहाँ पे डेटा कलेक्ट करके और कॉन्स्टेंटली अपडेट कर रहे होते हैं। जैसे कि मोस्ट ऑफ़ दी आइटम्स जो हमारी डिलीवरी सर्विसेज हैं वो जैसे ही आपको डिलीवर करती हैं, इंस्टेंटली आपको मैसेज और ईमेल आ जाती है AliExpress या DHL या RMX से कि आपका आइटम डिलीवर हो गया है, क्योंकि वो जो डेटा इकट्ठा कर रहे हैं वो इंस्टेंटली अपडेट हो रहा है और कॉन्स्टेंटली फीड हो रहा होता है फ्रॉम टू द मेन डेटा सेंटर, और वहाँ से फिर डिफरेंट ईमेल्स और कन्फर्मेशंस वहाँ से ट्रिगर होती रहती हैं। इसके बाद हमारे पास वर्चुअलाइजेशन सिस्टम्स आते हैं, हैविंग मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स इन ए सिंगल हार्डवेयर, कि आपके पास एक ह्यूज हार्डवेयर है, उसके ऊपर ह्यूज रैम है और प्रोसेसिंग पावर है। आप डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स को उसके अंदर सेपरेट कर देते हैं। अब उसके अंदर आपको देखना होता है कि हाइपरवाइज़र तो नहीं आपका किसी भी तरह कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा। अब हाइपरवाइज़र ये होता है जो कि कंट्रोल करता है डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स को अंडर वन हार्डवेयर, जिसे हम एक होस्ट कहते हैं। वो होस्ट के ऊपर हम मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंस्टॉल करते हैं। होस्ट वो होता है जिसकी प्रोसेसिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, रैम बहुत ज़्यादा होती है, ताकि वो डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स को रन कर सके। और जब हम स्प्रॉल की बात करते हैं तो हमें मेक श्योर करना होता है कि जितने भी हमने वर्चुअल मशीन्स बनाई हैं वो हम कॉन्स्टेंटली डिलीट भी करते रहें। ये नहीं है कि अगर कोई वर्चुअल मशीन यूज़ नहीं हो रही तो वो आइडल वहाँ पे पड़ी हो, क्योंकि वो रिसोर्सेज आपकी कंज्यूम कर रही होती है। अब वेब बेस्ड सिस्टम्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट आते हैं, कस्टम मेड एप्लीकेशंस होती हैं जिसके अंदर हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स आ जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ जाते हैं, या वेब सर्वर्स आ जाते हैं। अब उसके अंदर इंजेक्शन अटैक्स की प्रॉब्लम होती है कि किसी भी तरह आपका डेटा लीक हो सकता है फ्रॉम योर डेटाबेस, या एप्लीकेशन ऑथेंटिकेशन वीकनेस होती है। सेशन मैनेजमेंट का इशू है कि लॉगिन और ऑथेंटिकेशन और किसी और ने सेशन हाईजैक कर लिया। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की होती है कि कोई भी मेलवेयर कोड किसी भी वेबसाइट के थ्रू आपके कंप्यूटर के ऊपर डाउनलोड होता है, तो कोई भी जो सेव्ड पासवर्ड्स हैं या कोई एक्सेस है, आपके जीमेल अकाउंट्स हैं या आपके वेब चैनल्स हैं, वो सारे आपके अकाउंट वहाँ से लीक आउट हो जाते हैं, और वो फिर जो भी एडवर्सरी है वो एक्सेस ले लेता है उन सारे अकाउंट्स के ऊपर। और फिर प्राइवेसी एंड ऑब्जेक्ट रेफरेंस ये होता है कि आपके जितने भी कोई प्राइवेसी है या ऑब्जेक्ट के रेफरेंसेस हैं वो आपस में एक दूसरे से लीक हो जाते हैं, या कोई भी डेटा आप एक्सेस कर रहे हैं इंटरनेट पे किसी भी वेब एप्लीकेशन के थ्रू, आपका वो सारा डेटा वहाँ से निकल के एडवर्सरी के पास चला जाता है। एंड में हमारे पास आते हैं मोबाइल सिस्टम, जो कि हम हैंड हेल्ड डिवाइसेस यूज़ करते हैं, मोबाइल्स हैं, टैबलेट्स हैं, इस तरह की चीज़ें। उसके अंदर हमें रिसोर्स एक्सेस कंट्रोल देखना होता है कि किस एप्लीकेशन को हम अपने कैमरा के ऊपर, अपने जियोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर, कॉन्टैक्ट्स के ऊपर, फ़ोटो गैलरी के ऊपर, ये सारी चीज़ों को एक्सेस दे रहे हैं कि नहीं। और बाज़-औक़ात ये होता है कि सिक्योरिटी स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस नहीं होती है, क्योंकि आप एप्लीकेशन समटाइम पायरेटेड डाउनलोड कर लेते हैं और वो फिर जब मोबाइल के ऊपर इंस्टॉल करते हैं तो वो आपके डेटा जितना भी है मोबाइल के अंदर वो साइलेंटली वहाँ से लेके वेब के ऊपर अपलोड कर रहा होता है, और इस तरह आपका डेटा वहाँ से लीक हो जाता है।